हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑन इंडियन पॉलिटी। और आज की इस वीडियो हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे। ये वीडियो आपको यूजीसी नेट, यूपीएससी पीएसआईआर और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टू बी इम्पीच्ड फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करना है, उनके पद से हटाया जाना है कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशंस के कारण, तो जो ये चार्जेस लगाए जाएंगे वो किसी भी हाउसेस में लगाए जा सकते हैं, प्रेफर किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? सेकंड स्टेटमेंट है, एन इलेक्शंस टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकर बाय रीजंस ऑफ हिज डेथ, resignations, removal, or otherwise shall be held in no case later than 9 months from the date of occurrence of the vacancy। यानी कि अगर वैकेंसी पद खाली हो जाता है प्रेसिडेंट के ऑफिस का किसी भी कारण, चाहे प्रेसिडेंट की डेथ हो गई हो, प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया हो, या उनको रिमूव कर दिया गया है इम्पीचमेंट प्रोसेस की वजह से, या किसी अन्य कारण से, तो इसके लिए जो इलेक्शंस होना चाहिए वो 6 महीने से ज़्यादा 9 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए जिस दिन से वैकेंसी हुई है, यानी पद खाली हुआ है प्रेसिडेंट का। तो 9 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इलेक्शंस में, यानी उससे पहले ही इलेक्शंस करा लिए जाना चाहिए, इस स्टेटमेंट का ये कहना है। जबकि ये जो 9 मंथ्स का पीरियड इस स्टेट में दिया गया है ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर जो करेक्ट होना चाहिए वो 6 मंथ्स का पीरियड होना चाहिए, यानी 6 मंथ्स के अंदर करा लिया जाना चाहिए प्रेसिडेंट का इलेक्शंस। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन, यानी ओनली वन स्टेटमेंट क्या है आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो 61 है उसमें इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट वायलेशंस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको, तो उनको उनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। और जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो किसी भी हाउसेस में शुरू किया जा सकता है चार्जेस, और इसको पास होना होता है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। उस हाउस की जो टोटल मेंबरशिप है उसके 2/3 वोट से ये चार्जेस को पास होना चाहिए। सेकंड जो है आर्टिकल 62 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है तो जो इलेक्शंस है उसमें 6 महीने के अंदर उस इलेक्शंस को करा लिया जाना चाहिए, ना कि 9 मंथ्स। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इनको कंसीडर करना है, फिर बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को, यानी 12 जो सदस्य हैं उनको नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट हैज एब्सोल्यूट पावर to appoint and remove the chairman and members of the statutory body at his discretion। यानी जो स्टेचुरी बॉडीज होती है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, यूपीएससी हो गया, तो इनके जो चेयरमैन या मेंबर्स होंगे उनको अपॉइंट करना और रिमूव करने की एब्सोल्यूट पावर प्रेसिडेंट के पास है। ऐसा नहीं है, इसके लिए जो लॉ कानून बने होते हैं स्पेसिफिक बॉडी के लिए, जो रूल्स बनाए होते हैं उस हिसाब से चेयरमैन को उनके पद से हटाया जाता है या उनको रिमूव किया जा सकता है, अपॉइंट किया जाता है मेंबर्स को, ना कि प्रेसिडेंट की एब्सोल्यूट पावर होती। ठीक। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओनली वन स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। ठीक। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 क्लाज ए का सब क्लाज ए में है, जो है वो वहाँ पर बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो नॉमिनेट करेंगे 12 मेंबर्स को। तो जो आर्टिकल्स हैं वो भी आपको याद रहना चाहिए कि यानी आर्टिकल 80 में दिया गया है कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे 12 मेंबर को ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही करते हैं। और जो
किसी भी जो स्टैट्यूटरी बॉडी है उसके चेयरमैन या मेंबर्स को अपॉइंट करने और रिमूव करने के लिए स्पेसिफिक लॉ बनाए जाते हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, ना कि वो एब्सोल्यूट पावर होती प्रेसिडेंट की। इस कारण सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर इनकरेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी है, फिर से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को पता करना है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ 5 years बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द आउटगोइंग प्रेसिडेंट मस्ट कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर इंटर अपॉन हिज ऑफिस। जब 5 साल समाप्त हो जाता है किसी भी प्रेसिडेंट के कार्यकाल का, तो वो तब तक उस पद पे बना रहता है जब तक कि नया जो प्रेसिडेंट है अपॉइंट हुआ है वो अपनी ऑफिस को ग्रहण ग्रहण नहीं करता, पदभार नहीं संभालता। तो ये बात सही है। द इलेक्टोरल कॉलेज of the president elections consist of the elected members of the legislative assembly of the Delhi and Pondicherry also। यानी जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट का उन इलेक्शंस के लिए, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली और पांडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो भी शामिल होते हैं। ये बात भी सही है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शंस होता है उनमें इलेक्शंस में इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं, दिल्ली और पांडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके भी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, यानी बोथ स्टेटमेंट आपके क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट यानी आर्टिकल 56 का क्लाज 1 सब क्लाज जो सी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें यह बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो 5 साल के लिए टर्म के लिए बनाए अपॉइंट किए जाते हैं, और वो तब तक पद पे बने रहते हैं जब तक कि नया जो प्रेसिडेंट है वो अपने पदभार को ग्रहण नहीं करते। दूसरा स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 54 है उसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के मैनर के बारे में बात की गई है, और कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शंस होगा उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स है वही उसमें भाग लेते हैं। और ये जो इलेक्टेड मेंबर होंगे बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स के होंगे, यानी लोकसभा राज्यसभा से होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली जितनी भी स्टेट्स हैं उनके होंगे, और साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली और पांडुचेरी हैं उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन गवर्नमेंट्स की वो प्रेसिडेंट पे वेस्टेड है, प्रेसिडेंट के पास होती है। द प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज दीज पावर, तो प्रेसिडेंट इन जो पावर है उनके पास वो किस तरह एक्सरसाइज करता है, खुद के द्वारा, डायरेक्टली अपने जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा, या आइदर डायरेक्टली उनको एक्सरसाइज करता है या थ्रू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि प्रोविजंस दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, या ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, क्या केवल प्राइम मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। तो ये जो पावर का एक्सरसाइज है वो या तो प्रेसिडेंट स्वयं करते हैं या उनके अंदर जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं ऑफिसर, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं उनको थ्रू करते हैं, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है उस हिसाब से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है तो वो करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 353 का जो क्लाज 1 है उसमें यह बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, और प्रेसिडेंट इसको एक्सरसाइज डायरेक्टली करता है या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू करता है। साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट ये एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करता है वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देती है उसी के आधार पे करता है, और ये आर्टिकल 74 में मेंशन है कि एड एंड एडवाइस पर काम करेगा प्रेसिडेंट। ठीक, तो आर्टिकल 53 में जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की प्रेसिडेंट के पास होगी ऐसा कहा गया है, और आर्टिकल 74 में यह कहा गया है कि प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस पर काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। The Chief Election Commissioner of India hold his office during the pleasure of President। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट के प्लेजर्स पर उनका ऑफिस नहीं होता, बल्कि वो अदर जो टर्म कंडीशंस होती हैं उस पर आधारित होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। द गवर्नर ऑफ स्टेट होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो गवर्नर ऑफ स्टेट्स होते हैं उनका जो पद होता है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर निर्भर करता है। ये बात सही है।
प्राइम मिनिस्टर कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करने के लिए लोकसभा से रेजोल्यूशन अगर पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो उनको हटाया जा सकता है, दोनों हाउस से जरूरी नहीं होता। द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो भी प्रेसिडेंट के प्लेजर्स पर आधारित नहीं होते, बल्कि वो भी लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उन्हीं के द्वारा हटाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये भी स्टेटमेंट आपका डी भी इनकरेक्ट हो जाता है, बी स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर कुछ केसेस दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन से केस में प्राइम प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस जो है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। चॉइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के जब चॉइस करेंगे, या डिसमिसल ऑफ द गवर्नमेंट विच रिफ्यूज टू क्वाइट आफ्टर हैविंग लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। यदि हाउस ऑफ पीपल्स की जो मेजॉरिटी है, कॉन्फिडेंस है, उसको लूज कर देती है गवर्नमेंट, तो उसको डिसमिस करने की प्रक्रिया में। एलोकेशन ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस है हाउस के, कार्य प्रणाली है, उसको एलोकेट करते समय। या डिजोल्यूशन ऑफ द हाउस व्हेन अपील टू द इलेक्टोरेट बिकम नेसेसरी, जब इलेक्शन होने के लिए नेसेसरी हो जाता है तो हाउस को डिसोल्यूट कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं इस पर। तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 4 जो ऑप्शन है, वहां पर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो परफॉर्म करें, वो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है तो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स, और उन्हीं के एड एडवाइस के आधार पर प्रेसिडेंट कार्य करता है, ये बात सही है। ठीक, तो नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पर स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट The president may require the council of ministers to reconsider such advice। अगर जो एडवाइस दी जाती है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वो एडवाइस को रिकंसीडर करने के लिए एक बार रिटर्न भी कर सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। द प्रेसिडेंट नीड नॉट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। अगर एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिकंसिडर कर लेते हैं उन एडवाइस को और पुनः उसको भेज देते हैं प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वो उसके अनुसार कार्य करे, या बाध्य नहीं है। तो ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट जो है तो बाध्य होता है कि उस जो एडवाइस है उसको रिकंसिडरेशन के पास अगर फिर से एडवाइस वही मिल जाती है तो उसको मानने के लिए बाध्य होता है प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर सी नंबर जो है आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। डी स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। प्रेसिडेंट क्या करेगा, इस रिकंसिडरेशन एडवाइस को रिकंसिडरेशन के बाद उसी अनुसार काम करेगा जिस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सलाह देती है। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो आपका सी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका नॉट करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74(1) में ये बात कही गई है कि प्रेसिडेंट जो है तो एड एंड एडवाइस पर काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आपको पावर ऑफ प्रेसिडेंट दिया हुआ है और सेकंड लिस्ट में वो किस आर्टिकल्स में मेंशन है वो प्रोविजंस उसके बारे में दिया है, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। पावर टू ग्रांट पार्डन यानी क्षमा करने का जो अधिकार है वो प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72 के आधार पर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो आर्टिकल 53 में मेंशन है, जैसा कि हमने पीछे देखा भी। पावर टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की जो पावर है प्रेसिडेंट के पास वो आर्टिकल 75 में मेंशन है। अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल, अब अटॉर्नी जनरल का जो अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट वो आर्टिकल 76 में प्रोविजंस दिया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का जो है तो आपका 4 हो जाएगा, बी का आपका हो जाएगा थर्ड, ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का 1, यानी बी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, पावर टू ग्रांट पार्डन यानी क्षमा करने का अधिकार आर्टिकल 72 में, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन आर्टिकल 53, पावर टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर 75 और अटॉर्नी जनरल को जो नियुक्ति करता है अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट वो आर्टिकल 76 में मेंशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं आपको, इनको कंसीडर करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द प्रेसिडेंट कैन कम्यूट डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सकता है प्रेसिडेंट, ये बात सही है। द गवर्नर कैन नॉट कम्यूट डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। गवर्नर के पास ये शक्ति नहीं होती कि वो डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे बदल सके, ये बात भी बिल्कुल सही है। द प्रेसिडेंट पावर टू पार्डन एक्सटेंड टू पनिशमेंट आर सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल्स के द्वारा अगर कोई पनिशमेंट दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, तो वहां पर भी क्षमा करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास होता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर तीनों जो स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट के क्षमा करने के अधिकार के बारे में और गवर्नर के अधिकार के बारे में, वो सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है तो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक, आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को ये अधिकार दिया गया है क्षमा करने का जो शक्तियां हैं। आर्टिकल 161 में गवर्नर को जो शक्तियां दी गई है वो दी गई हैं, लेकिन वो डेथ सेंटेंस को जो तो उसमें पार्डन नहीं दे सकता, क्षमा करने का अधिकार नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। आपको असर्शन रीजन को समझना है, फिर बताना है क्या रीजन जो है तो सही कारण दिया गया है असर्शन का या नहीं। असर्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 53 में हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक, रीजन्स क्या दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्योंकि प्रेसिडेंट जो है तो इलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं पार्लियामेंट के यानी लोकसभा राज्यसभा के, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स शामिल होते हैं। तो दोनों बात सही है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स शामिल होते हैं, पार्लियामेंट के भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी। और पहला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, यानी असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव होने यानी प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इलेक्टेड मेंबर्स के कारण हो रहा है, इस कारण वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसर। दोनों अलग अलग आर्टिकल्स में मेंशन है, और ये रीजंस जो है तो सही एक्सप्लेनेशंस नहीं है असर्शंस का आपका। तो यहाँ पर बी नंबर जो आपका ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर इंडिविजुअली ट्रू बट रीजंस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये आपका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी कैन बी एडवांस्ड आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर बाय पार्लियामेंट। तो कंटीजेंसी फंड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो आर्टिकल 267 फर्स्ट में दिया गया है, क्लास फर्स्ट में, और वहां पर कहा गया है कि अगर कंटीजेंसी कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आता है तो कंटीजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जा सकता है, और वो प्रेसिडेंट की जो सहमति है उसके आधार पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट। ठीक, आर्टिकल 267 क्लाज 1 में कंटीजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, और कहा गया है कि जो यहाँ से पैसा डिस्पोजल होगा वो प्रेसिडेंट्स के अनुमति से ही होता है, कोई भी अगर अनफोर्सीन या अर्जेंट एक्सपेंडिचर्स आ जाता है गवर्नमेंट्स के सामने तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चार्ज ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज इन इम्पीचमेंट कैन नॉट बी प्रेफर्ड बाय हाउस अनलेस। यानी अगर जो चार्जेस लगाए जाते हैं इम्पीचमेंट करने के लिए, प्रेसिडेंट को पद से हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशंस करने पर, तो किस तरह से लगाए जाएंगे, तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। A resolution containing the proposal is moved after 7 days notice in writing signed by not less than 1/4 of the total number of the member of that house। तो 1/4 टोटल मेंबर्स के जितने होते हैं उनका 1/4 की आवश्यकता होती है कि उस जो रेजोल्यूशन है उनके द्वारा होना चाहिए, प्रपोजल्स को रिजोल्यूशंस को लाया जाना चाहिए, और जो नोटिस है वो 7 डेज की नहीं बल्कि 14 डेज की नोटिस की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है the resolutions is passed by the majority of not less than the 2/3 of the total membership of that house। तो जो जिस हाउस में रेजोल्यूशन लाया जाता है उस हाउस में वह 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस यानी हाउस की जो कुल क्षमता है उस क्षमता से 2/3 जो मेजॉरिटी है उससे पास होना चाहिए वो रेजोल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
The Constitution's 42nd Amendment Act 1976 made it obligatory for President to act in accordance with the advice of Council of Ministers. 42nd Constitutional Amendment 1976 में जो हुआ था उसमें यह प्रोविजंस किया गया था कि प्रेसिडेंट जो है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पर ही काम करेगा। तो ये बात सही है। फॉर द एबव पर्पज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इनमें से किस कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। तो ये प्रोविजंस जो किया है एड एंड एडवाइस का वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 में किया गया है और यहीं पर इसी को अमेंड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ही कैन एड्रेस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कैन सम्मन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड कैन सेंड मैसेज टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को एड्रेस कर सकता है, सही है। सम्मन दे सकता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, ये भी सही है। और मैसेज भी सेंड कर सकता है किसी भी हाउस को, पार्लियामेंट्स को। ये बात यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपका क्या है? करेक्ट है। बाकी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। कहा गया है नेक्स्ट स्टेटमेंट में ही कैन सम्मन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट कैन नॉट सेंड मैसेज टू आइदर हाउस। तो मैसेज सेंड कर सकता है, यहाँ पर कैन नॉट कहा गया है, वो इनकरेक्ट है। ही कैन सेंड मैसेज आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट कैन नॉट सम्मन, तो यहाँ कैन नॉट सम्मन दिया था, इस कारण ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर कैन नॉट सेंड मैसेज आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर सम्मन, तो ये इस कारण भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो पार्लियामेंट्स का भाग होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर पार्लियामेंट बनता है। पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है एक प्रेसिडेंट। इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का एक भाग होता है, तो ये बात सही है। कैन नॉट स्टैंड फॉर इलेक्शन फॉर मोर देन 2 टर्म्स, तो 2 टर्म से ज्यादा इलेक्शंस के लिए प्रेसिडेंट खड़ा नहीं हो सकता। ये बात इनकरेक्ट है। कोई लिमिट नहीं लगाई गई है इंडियन प्रेसिडेंट के ऊपर कि वो कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, कितनी बार इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। जबकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, अमेरिका में है, वहां पर 2 बार की लिमिट लगाई गई है, तय की गई है। प्रिसाइड ओवर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो जो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट की अगर ज्वाइंट सिटिंग होती है तो वहां पर प्रिसाइड करने का काम प्रेसिडेंट नहीं करता, बल्कि जो स्पीकर्स होते हैं लोकसभा के वो करते हैं। ठीक। तो यहाँ पर केवल यहाँ पर सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि ये पार्लियामेंट का एक पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि जो पार्लियामेंट होगा इंडिया का उसको कंसिस्ट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, राज्यसभा से यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोकसभा से यानी हाउस ऑफ पीपल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। पुनः से इम्पीचमेंट के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। द चार्ज ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी प्रेफर्ड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं तो उनके खिलाफ जो चार्जेस लगाए जाएंगे वो किसी भी हाउस में लगाया जा सकता है, ये बात सही है। रेजोल्यूशन लाया जा सकता है। द रेजोल्यूशन हैज टू बी मूव्ड आफ्टर एट लीस्ट 30 डेज नोटिस इन राइटिंग। तो 30 डेज का नोटिस नहीं बल्कि 14 डेज की नोटिस देना होता है पहले। ठीक। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। द रेजोल्यूशन हैज टू बी साइन नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। तो जिस प्रकार का जो चार्जेस लगाए जाते हैं, जो रेजोल्यूशन लाया जाता है, कम से कम 1/4 जो मेंबर हैं हाउस के उनका सिग्नेचर्स होना चाहिए, उनके द्वारा सहमत मिलनी चाहिए। तो ये सही है। द रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। यानी जो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ होगी उसके 2/3 मेंबर्स के द्वारा पास किया जाना चाहिए, उसको रेजोल्यूशंस के पक्ष में वोट होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं और एक लिस्ट में आपको वो उसके बारे में, उस आर्टिकल में क्या प्रोविजंस किया है या उसका कंटेंट क्या है उसके बारे में दिया है, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में है। आर्टिकल 54 जो है वो इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 52 में ये बताया गया है कि एक प्रेसिडेंट होंगे इंडिया में, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 56 में टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बात की गई है प्रेसिडेंट के। यहाँ पर करेक्ट आंसर्स जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 3 हो जाएगा, ए का 3, बी का आपका हो जाएगा 4, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, यानी डी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, आर्टिकल 54 इलेक्शंस, आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट के पद के बारे में बात की है। आप आर्टिकल 56 में वो पदभार टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बात की है, कितने समय तक प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज अप्लीकेबल इन केस ऑफ। तो रेजोल्यूशन जो पास होता है 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो किस केस में एप्लीकेबल होता है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, लेकिन टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस के नहीं, बल्कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट होते हैं उस दिन हाउस में और जो वोट करते हैं उनके जो होता है 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती है। अप्रूवल ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो हमको सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। ठीक, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है और टोटल मेंबर्स, जितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं हाउस के उसके लिए, तो यहाँ पर इम्पीचमेंट के लिए एप्लीकेबल्स होता है। डिसअप्रूवल्स ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी को हटाया जाता है तो उसको भी सिंपल जो मेजॉरिटी है उसके द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर इनमें से कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑन रिसिप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आफ्टर इट पासिंग बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास आता है दोनों हाउस से पास होने के बाद, तो उस पर प्रेसिडेंट क्या करेगा। एसेंट देना उसको अनिवार्य होगा, या वो असेंट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, विथहोल्ड कर सकता है, या रिटर्न कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन के लिए हाउस के लिए। तो याद रखिएगा, कभी भी जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होता है दोनों हाउसेस के द्वारा, तो उस पर प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देना अनिवार्य होता है। तो शैल गिव हिज असेंट, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात की गई है और उसमें यह कहा गया है कि प्रेसिडेंट, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को अपना सिग्नेचर या असेंट देना अनिवार्य होता है। ठीक, आखिरी क्वेश्चन है, which one of the following is not correct about the power of president in of India to grant pardon, reprieve, respite, remissions of punishment, or to suspend, remit, commute the sentence of any person convict of any offense। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की जो क्षमादान शक्तियां हैं उसके बारे में आपको पूछा गया है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द प्रेसिडेंट कैन डू सेल इन ऑल केस वेयर पनिशमेंट आर सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल्स के द्वारा अगर किसी प्रकार की सजा दी है तो वहां पर क्षमादान की शक्तियां प्रेसिडेंट के पास है। द प्रेसिडेंट मे एक्सरसाइज सच पावर इन ऑल केस वेयर पनिशमेंट और सेंटेंस इज ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ फॉलिंग विद इन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। अगर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन के अंतर्गत कोई भी लॉ के अंतर्गत पनिशमेंट दिया गया है तो वहां पर भी सजा को माफ कर सकता है। तो बी भी स्टेटमेंट सही है। द प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज सच पावर इन ऑल केसेस वेयर सेंटेंस इज ए सेंटेंस ऑफ डेथ। अगर सेंटेंस ऑफ डेथ है तो उस सभी केस में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो सजा को माफ करे, ये स्टेटमेंट भी सही है। द प्रेसिडेंट में रिजेक्ट द पेटिशंस फॉर मर्सी बट ही मस्ट हियर ए पिटिशन ऑफ मर्सी बिफोर रिजेक्टिंग। प्रेसिडेंट मर्सी पिटिशन जो है उसको रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन रिजेक्ट करने से पहले उसको सुनने का अधिकार होता है, सुनना चाहिए। तो मर्सी पिटिशन को सुनना जरूरी नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पर कार्य करता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा जो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट था। तो धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें
ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।